अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद और उसी के साथ घर बसाने की आस में एक हंसता खेलता परिवार समाप्त हो गया। पहले तो साजिश के तहत प्रेमी पर हमला करवाया और जब हमले से बच गया तो दवाओं के ओवरडोज देकर पति को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार वाजपेयी पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और आए दिन ऐसे इस तरह के केसों से रूबरू होता रहता हूँ। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है कल्याणपुर कानपुर की, जहाँ पर ऋषभ नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहता था और उसकी पत्नी सपना उसके साथ रहती थी। ऋषभ का मोटापा भी उसकी जान का दुश्मन बना, जो कि उसके माँ बाप के लाड़ प्यार के द्वारा जो उसको बचपन से मोटापा मिला, वो आगे चलकर उसकी मौत का ही कारण बना। सपना, जिसका ख्वाब एक खूबसूरत और हैंडसम पति की चाहत थी, उस चाहत ने ऋषभ को मौत के घाट उतार दिया। हुआ ये कि पतारा की रहने वाली सपना से ऋषभ की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। ऋषभ अपने घर का इकलौता लड़का था, तो सभी संपत्ति जो थी वो ऋषभ के नाम थी। ऋषभ की भावानगर चकेरी में एक कांच की दुकान थी। लखनऊ में भी कुछ कारोबार था, लखनऊ में भी एक मकान था। ऋषभ के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे। ऋषभ की माता भी सरकारी विभाग में कार्यरत थी और साथ में रह रही मौसी भी सरकारी विभाग में थी। तीनों की संपत्तियां ऋषभ को मिली हुई थी, इस कारण पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। कल्याणपुर में भी कई संपत्तियां थीं और लखनऊ में भी ऋषभ के मकान थे जिनका कार्य बन रहा था, जिनका कार्य हो रहा था। जो कल्याणपुर में भी ऋषभ की काफ़ी संपत्तियां थीं और साथ ही साथ लखनऊ में भी ऋषभ का मकान था जो कि निर्माणाधीन था और उसका कार्य हो रहा था, जिसके सिलसिले में ऋषभ आए दिन लखनऊ आया जाया करता था। आए दिन अपने लखनऊ में जो मकान बन रहा था उसको देखने के लिए लखनऊ आया जाया करता था और सपना, जो कि उसकी संपत्ति को प्राप्त करना चाहती थी, उस पर बराबर दबाव बनाती थी कि लखनऊ वाला मकान उसके नाम कर दिया जाए। जब ऋषभ ने उस मकान को नाम करने से मना कर दिया तो उसने कई मकान जो कल्याणपुर में थे उन मकानों को कहा कि उन मकानों को मेरे नाम कर दिया जाए। ऋषभ ने करने से मना कर दिया और उसका भी कहना सही था कि मैं जब इकलौता घर का वारिस हूँ, सभी प्रॉपर्टी मेरी है और तुम मेरी पत्नी हो, तो ये सभी प्रॉपर्टी मेरे बाद आपकी ही तो हैं या मेरे साथ आपकी ही तो हैं। लेकिन ऋषभ ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी पर एक पैसे का और हवस का एक जुनून सा सवार था। ऋषभ अपने कार के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाया करता था। इसी बीच सपना कि अपने पुराने प्रेमी, शादी के पहले जो प्रेमी था राजकुमार, उसके संपर्क में आई। दोनों में फिर पुनः बातचीत होने लगी। इसी दरमियान जब ऋषभ दिल्ली जाता था तो राजकुमार रात में उसके घर पे आ जाता था और ऋषभ, जिसके मकान के पीछे 2 रोडें थीं, एक आगे और पीछे वाले गेट से प्रेमी को अंदर कर लेती थी और रात भर प्रेमी सपना के साथ रहता था। कुछ दिन बाद इसकी भनक पड़ोसियों को लग गई। उन्होंने ऋषभ को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी, जिस कारण ऋषभ की सपना से एक बार झड़प भी हुई। जो पड़ोसियों ने बताया कि उस झड़प में ऋषभ की पत्नी यानी सपना ने उससे कहा कि मैंने शादी तुझसे नहीं की है, तेरी प्रॉपर्टी से की है, मुझे तुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट तेरी प्रॉपर्टी में, और ये प्रॉपर्टी तू मेरे नाम कर दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। ऋषभ ने जब उससे काफ़ी समझाया तो उसने फांसी लगाने का दबाव बनाया कि अगर तू प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगी, प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूँगी। ऋषभ समझदार था, उसने मामले को तूल न देते हुए वहाँ से चला गया। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा, लेकिन इसी बीच सपना ने अपने प्रेमी राजकुमार के द्वारा ऋषभ को मारने की योजना बनाई। इस योजना के तहत जब ऋषभ को लखनऊ से आते जाते वक्त बराबर ट्रेस किया जाने लगा, लेकिन ऋषभ भी शातिर था
होशियार था, वो कभी भी उनके बिछाए गए जाल में नहीं फंसा और कभी भी उसने सही रास्ता नहीं बताया। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। इसी बीच सपना को घर में एक शादी का कार्ड मिला, जो कि उसके दोस्त की बहन की शादी का था, जो चकरपुर में शादी थी, उसके दोस्त की बहन की शादी थी। और सपना को ये बात पता चल गई थी, जो उसके दोस्त की बहन की शादी का कार्ड चकरपुर का था, और सपना को ये आभास हो गया था कि ऋषभ इस शादी में ज़रूर जाएगा। जब ये जानकारी पुख्ता तौर पे मिल गई तो सपना उसके प्रेमी ने एक षड्यंत्र के तहत योजना बनाई और ऋषभ जब अपने मित्र के साथ स्कूटी से चकरपुर शादी में गया तो उस रात वहाँ उसकी बाहर खड़ी स्कूटी को पंचर कर दिया गया। जब रात के दोनों लोग ऋषभ और उसका मित्र स्कूटी को लेकर हाईवे पर पंचर ठीक कराने के लिए ले जा रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने ऋषभ के पीछे से चापड़ से हमला कर दिया, जिससे ऋषभ बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। रोड पे कई लोगों के आ जाने के कारण हमलावर भाग गए और ऋषभ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। काफ़ी घायल अवस्था में ऋषभ का इलाज हुआ। इसी बीच ऋषभ ने अपने स्वास्थ्य के प्रति रिकवरी कर ली और स्वास्थ्य ठीक होने लगा, तो अपनी योजना को फेल होता देख सपना और राजकुमार ने 2 लोगों के साथ और मिलकर एक साजिश रची। उस साजिश के तहत जब ऋषभ डिस्चार्ज होकर घर आ गया तो उस मोहल्ले में ही रहने वाले एक प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर संचालक से बात कर ऋषभ को ग्लूकोज का इंजेक्शन लगवा दिया गया, क्योंकि ऋषभ डायबिटिक था अतः उसे इस बात का इल्म नहीं था कि मौत उसके बराबर साथ साथ चल रही है। और जब वो डिस्चार्ज होकर घर पर आया तो सपना ने इलाज करने के बहाने मोहल्ले के ही एक मेडिकल स्टोर संचालक से उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया, जिसमें ऋषभ को इंजेक्शन के साथ साथ ग्लूकोज भी चढ़वा दिया गया। क्योंकि ऋषभ डायबिटिक था अतः ग्लूकोज के अत्यधिक डोज के कारण उसके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु इस तरह से हुई थी कि लोगों को शक नहीं हुआ कि उसकी हत्या की गई है। जब पुलिस ये विवेचना कर रही थी, जो उस पर चापड़ से हमला हुआ था, उसी दौरान पुलिस भी बराबर आ रही थी। पुलिस ने सभी के नंबर सर्विलांस में लगा रखे थे। उसी दौरान पुलिस को ये पता चला कि सपना की कई बार बात अपने प्रेमी राजकुमार से होती है, जिसमें ऋषभ को लेकर कई बार बातें की गई थी। और ये भी पता चला था कि 3 लाख रुपया सपना ने ऋषभ को मारने के लिए सुपारी के रूप में दिया था। दूसरा शक पुलिस का इस बात पर गया कि जिस दिन ऋषभ की डेड बॉडी घर पर थी, ऋषभ की पत्नी घर के बाहर दरवाजे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। जब पड़ोसी महिलाओं ने उससे कहा कि तुम्हारा सुहाग आखिरी बार देख लो जा रहा है, तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं और ना ही मुझे कोई लेना देना है। इन सब बातों से पुलिस का शक सपना पर गहराता गया और उसकी मृत्यु के 6 दिन बाद पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस घटना का पर्दाफाश किया। इस घटना में जो भूमिका रही वो ऋषभ की पत्नी का मित्र और उसका एक नौकर और साथ में मोहल्ले में ही रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक का नाम आया और सबूत के साथ उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सबसे दुखद पहलू इस घटना का ये रहा कि ऋषभ अपने माँ बाप का सगी संतान नहीं थी। उसके माँ बाप की कोई औलाद नहीं हुई थी। उसकी मौसी की भी शादी बचपन में ही हो गई थी, जो कि जवानी में आते आते उनके पति का देहांत हो गया था। अतः उन तीनों लोगों ने ये निश्चय किया कि एक साथ रहेंगे और एक बच्चे को गोद ले लेंगे, उसी का लालन पालन करेंगे। उसके पिता की मृत्यु भी बीमारी में ओवरडोज देकर सपना के द्वारा ही की गई थी। उसके पिता भी डायबिटिक थे और उनकी मृत्यु का कारण भी
सपना ही थी। उसने मेडिकल स्टोर संचालक से ग्लूकोज का ओवरडोज देकर उसकी मृत्यु कारित कर दी थी। इसी बात का फ़ायदा मेडिकल स्टोर संचालक ने भी उठाया और उसने भी सपना के साथ में अवैध संबंध भी बनाए। राजकुमार भी बराबर आता था। मेडिकल स्टोर संचालक चूँकि उसने इस चीज़ों को पकड़ रखा था, उसकी कमियां उसके पास थी, तो आए दिन वो भी अवैध संबंध के लिए सपना के घर दवाओं के बहाने से आ जाया करता था। आज की परिस्थिति में चूँकि और इस सबकी माँ बचपन में ही, जब वो करीब 7 साल का था, मृत्यु हो गई थी। मौसी ने ही बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आज का सबसे दुखद पहलू ये है कि जो उसकी मौसी है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्कुल कंकाल के रूप में घर पर हैं। उनको कौन खाना बनाएगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? जिस देखभाल करने के लिए उन्होंने ऋषभ की शादी इतने धूमधाम से की थी कि घर में बहू आएगी, उनकी देखभाल करेगी, उसी बहू ने बुढ़ापे में उनका सहारा छीन लिया। और आज की तारीख में वो इतने बड़े घर में और करोड़ों रुपए की मालकिन होते हुए भी तन्हा हैं, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। क्या नहीं लगता कि इस तरह के संबंध, जो कि संबंध विश्वास पर न टिके हों और बीच में लगता हो कि अलगाव की स्थिति है, तो क्यों न ऐसे संबंधों को ख़त्म ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि किसी की हत्या कर परिवार को ही समाप्त करने से। इन सब कामों में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने विचार से कि शायद कहीं हमारा कानून भी लचर है, जिसकी डर की वजह से लोग फैसले नहीं ले पाते हैं। क्योंकि हमारा जो कानून है वो इतना पेचीदगी भरा है कि वो लोग फैसले ही नहीं ले पाते हैं। विदेशों में अगर आपका अपने पार्टनर के साथ में पटरी नहीं खाती है तो आप तलाक ले सकते हैं, तो वहाँ कम से कम इन मामलों में मृत्यु नहीं होती है। लेकिन भारत में अपने सबसे अधिक जो मृत्यु या परिवार में विध्वंसकारी घटनाएं होती हैं वो इन्हीं सभी को लेकर होती हैं। ये तो एक छोटी सी वानगी थी। आगे और भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अतः आशा करता हूँ अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।